हेलो एंड वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की नई वीडियो के अंदर। आज कल जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने बात की थी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में कि केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है, क्या उसका रीजन है और क्यों होती है। और आज उसके अंदर हमने एक टर्म यूज की थी पिछली वीडियो के अंदर कि इलेक्ट्रोवैलेंसी की। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, आज इसको थोड़ा सा हम विस्तार से समझ लेते हैं। थोड़ा सा एक अच्छे से आज इसको समझेंगे। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोवैलेंसी जो मेरी होती है, अब दो हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास कोई भी एलिमेंट होते हैं, दो दो नहीं मतलब कोई भी एलिमेंट ले लो। एक एलिमेंट है उसकी टेंडेंसी होती है या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और गेन और लूज क्यों करता है, कल हमने जो लास्ट वीडियो में जो बात की थी कि भाई स्टेबिलिटी के लिए वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की या लूज करने की उसकी कोशिश रहती है। तो ये जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है कोई एलिमेंट, उसको इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहा जाता है। अब जैसे एग्जांपल लूं मैं, कोई हमारा मान लिया सोडियम का एग्जांपल ले लिया मैंने, Na ले लिया। ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1 होती है। तो इसकी टेंडेंसी ये रहती है कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना स्टेबिलिटी अटेन कर ले। तो ये इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगी, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो जाएगी। अगर दूसरा एग्जांपल देखना चाहूं मैं कोई, भाई मान लिया Mg, ये मेरा Mg है, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। तो जो इसका मेरा NH2 जो है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहती है सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स की। तो इसकी जो दो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रहती है, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब आप लोग कहोगे कि सर ये तो आप सिर्फ लूज करने वाली बता रहे हो, गेन करने वाले भी देख लो। कोई ग्रुप 15 का कोई एलिमेंट ले लो, नाइट्रोजन ले लो, फॉस्फोरस ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है। उसका क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहती है NS2 NP3। अब ये क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पहले से है इस सेल के अंदर। तो ये क्या करेगा भाई, 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा मुश्किल है, ये 3 और इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करेगा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन करने की इसकी टेंडेंसी, इनकी टेंडेंसी रहती है। तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऐसा और ले लो भाई, कोई 16 ग्रुप के ले लो, ऑक्सीजन ले लो, NH2 NP4, इसकी क्या हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रहती है। तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी क्या हो जाएगी भाई, ये इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी। अब बात रहती है भाई कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जब डिफरेंस होता है एक मेटल और नॉन मेटल के बीच, तब क्या कुछ रहता है भाई, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा उसमें आयोनिक कैरेक्टर होगा। क्यों, अब मान लिया कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, कोई इलेक्ट्रो नेगेटिव है एक, और जितना मतलब दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस रहेगा उतना ही एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। तो उतना ही जल्दी ये आयंस बना के अपना आयनिक कैरेक्टर को बढ़ा देंगे। तो मैं सीधे सीधे तौर पर कह सकता हूं कि भाई जितना ज्यादा मेरा आयनिक कैरेक्टर होगा, जितनी ज्यादा मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा मेरा आयोनिक कैरेक्टर होगा। अगर हम बात करें इनके एग्जांपल्स की, तो अब ये हमारा रिलेशन बन गया। तो इस रिलेशन के बेस पे हम बता सकते हैं, अगर एग्जांपल देखें तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिख रखा है भाई, कोई फ्लोराइड है एल्किली मेटल्स के, इनका अगर ऑर्डर लिखें तो क्या ऑर्डर रहेगा फिर इसका मतलब भाई, NaF, यही होते हैं एल्किली मेटल्स मेरे, LiF, NaF, LiF से ज्यादा किसका हो जाएगा, NaF का हो जाएगा, इससे ज्यादा किसका हो जाएगा, KF का हो जाएगा, फिर मेरा RBF का हो जाएगा, फिर मेरा CSF का हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनमें सबसे ज्यादा है। और ये जो होता है भाई CSF, सीजियम फ्लोराइड जो होगा, ये मोस्ट आयोनिक होता है, मोस्ट आयोनिक कंपाउंड होता है ये, ठीक है। तो इसको याद रखना है। दूसरा एग्जांपल हमारा हो सकता है Na के हैलाइड्स का। भाई
सोडियम के हैलाइड्स की अगर हम बात करें तो उसका अगर हमें ट्रेंड पता करना हो तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, हमारा NaI हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा NaBr हो जाएगा। भाई जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ही ज्यादा कैरेक्टर, फिर आ जाएगा मेरा NaCl आ जाएगा, फिर मेरा NaF आ जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा, तो मतलब ये सबसे ज्यादा आयोनिक, यहाँ थोड़ा कम, ये इससे कम आयोनिक, फिर ये, फिर ये। ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से सबको समझ आया होगा। अब जब ये बातें चल रही हैं, ठीक है, तो ये तो बात थी हमारी इलेक्ट्रोवैलेंसी की और आयोनिक कैरेक्टर की। अगर हम बात करें अब भाई आयोनिक जब बॉन्ड बनता है तो बहुत सारी चीजें उसमें हो रही होंगी, तो उसमें भाई एनर्जी भाई रिलीज भी हो रही होगी, एब्जॉर्ब भी हो रही होगी। तो हम उन कुछ जो चीजें हो रही हैं उनके बारे में जानते हैं, कुछ टर्म्स जो हो रही हैं उनके बारे में जानते हैं। अब आप लोगों को शायद पता होगा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। तो जब बॉन्ड बनता है सबसे पहले क्या होता है भाई, एक कैटायन बनता है, एक एनायन बनता है। तो जब कैटायन बन रहा होगा, कैटायन कैसे बनाएंगे भाई, कोई मेटल लिया मैंने, कोई मैंने एलिमेंट लिया, उस गैसियस सिस्टम ले लिया, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन में लूज करा देता हूं उसका। जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कैसे होगा कि भाई उसको मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अपना इलेक्ट्रॉन कोई क्यों छोड़ेगा, उसको कुछ तो मैंने लालच देना पड़ेगा ना। तो मैं उसको लालच देता हूं एनर्जी का, तो वो इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ देता है। जैसे उसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, हमारा आधा काम पूरा हो गया, हमारे पास क्या बन गया, कैटायन बन गया। और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ये एनर्जी हमारी यूज होती है, इस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें कि भाई ये तो बात थी कैटायन बनाने की, जब एनायन बनेगा तब क्या होगा, तब जो एक इलेक्ट्रॉन है वो हमें सिस्टम में ऐड करना है। अब सिस्टम में ऐड करना है तो हम जब सिस्टम में उसको ऐड कर रहे होंगे तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी छोड़ रहा होगा। भाई वो थोड़ी सी अपनी एनर्जी कम करेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर पाएगा। तो वो एनर्जी क्या कर रहा होगा, रिलीज कर रहा होगा। और इलेक्ट्रॉन ऐड करते टाइम जब जो ये एनर्जी रिलीज करता है उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जानते हैं। अब हमारा आधे से ज्यादा काम हो गया, 75% काम हो गया, हमें कैटायन मिल गया, हमें एनायन मिल गया। तो अब हमारा लास्ट काम ये रह गया कि अब हम इन दोनों जो सिस्टम है, जो हमारे एनायन और कैटायन बनाए हैं, इनको पास पास लेके आएंगे। और जैसे जैसे इनको पास पास लेके आएंगे ये दोनों जुड़ जाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, उसको हम लैटिस एनर्जी के नाम से जानते हैं। भाई जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लैटिस एनर्जी के नाम से जानेंगे। तो ये कुछ टर्म्स थी। अब लैटिस एनर्जी देख लो, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया है भाई, जब एक मोल आयोनिक कंपाउंड बनाने के लिए आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम से बनाते टाइम जो हमारी एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम लैटिस एनर्जी के नाम से जानते हैं। अब लैटिस एनर्जी ज्यादा से ज्यादा कब होगी भाई, मतलब आयोनिक कंपाउंड जब हमें बनाना होगा तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या रहती हैं कि उसके भाई सबसे बढ़िया आयोनिक कंपाउंड कब बनेगा। पहली बात तो हमें आयोनाइजेशन एनर्जी है, जो एनर्जी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं उसको वो थोड़ी से थोड़ी देनी पड़े। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जो वो एनर्जी रिलीज करेगा जब वो अनायन बना रहा होगा, वो हमें ज्यादा से ज्यादा मिले ताकि हम उसका यूज कर सकें। ऐसे ही मेरी लेटिस जो एनर्जी है जो रिलीज हो रही है आसपास आने पे, वो भी ज्यादा से ज्यादा मिले, तब मेरे सबसे बढ़िया आयोनिक कंपाउंड्स बनेंगे। तो इस बात को बिल्कुल याद रखना है, जब भी आयोनिक कंपाउंड बना रहे होंगे आयोनाइजेशन एनर्जी मिनिमम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम और लैटिस एनर्जी मैक्सिमम रहेगी। अब आप कहोगे सर हम कुछ एनर्जी उनको तो निकाल लेंगे, एनर्जी को जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी हमारी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, लैटिस एनर्जी को कैसे निकालेंगे। तो आप लोगों को बता दूं, हमारे पास ऐसा कोई डायरेक्ट मेथड तो है नहीं कि हम लैटिस एनर्जी डायरेक्टली निकाल सके, भाई डायरेक्टली आए और लैटिस एनर्जी निकाल ली। लेकिन नहीं, ये अब
इससे ना एक बढ़िया टॉपिक निकल के आता है, बढ़िया तरीका निकल के आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बोर्न-हेबर साइकिल हमारा, ठीक है। तो बोर्न-हेबर साइकिल का सहारा लिया जाता है लैटिस एनर्जी को निकालने के लिए। उससे पहले हमें कुछ चीजें जाननी है, उनके बारे में जान लेते हैं। भाई सबसे पहले तो हमें पता करना है कि हीट ऑफ जो फॉर्मेशन होगी वो क्या होती है, उसके बारे में पता होना हमारा जरूरी है। भाई जब एक मोल कंपाउंड बन रहा होगा इसके एलिमेंट्स से, जो कि प्योर और स्टेबल फॉर्म के अंदर है, तब जो मेरा एनर्जी का चेंज उसके अंदर रहता है उसको मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन का नाम देता हूं। जब भी एक मोल कंपाउंड बन रहा होगा इसके एलिमेंट से जो कि बिल्कुल प्योर और स्टेबल फॉर्म में है, तब जो एंथैल्पी का चेंज होगा वो मेरा हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा, ठीक है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब पूरे सिस्टम की जो हीट होगी, जो भी चेंज होगा वो हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है। भाई बनने में जो भी हीट उसकी चेंज हुई उसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। अब बोर्न-हेबर साइकिल की बात करें, अगर हमें लैटिस एनर्जी निकालनी हो तो मैं अगर सारी जो टर्म्स हैं मेरी, सारी टर्म्स को इकट्ठा करके उनको ऐड कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे जो चीज चाहिए वो मेरी मिल जाएगी, ठीक है। तो मान लिया हमें एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे NaCl बनाना है। भाई मैंने क्या किया था, NaCl बनाने का क्या तरीका होता था हमारा, भाई एक Na लिया, हाफ Cl2 लिया, तो मुझे क्या मेरा मिल जाएगा, NaCl मिल जाएगा, और जो मेरी एनर्जी रिलीज होगी वो मिल जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली मिल जाए, अब इस एनर्जी में लैटिस एनर्जी भी होगी, आयनाइजेशन एनर्जी भी होगी, डिसोसिएशन एनर्जी भी होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी होगी, और सब्लिमेशन एनर्जी भी होगी, बहुत सारी एनर्जी इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। तो उससे हम क्या करेंगे, सारी एनर्जी को अगर हम निकाल ले तो हमें हमारी जो लैटिस एनर्जी चाहिए वो हमारी निकल के आ सकती है। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मेरे पास सॉलिड था, Na सॉलिड था, तो मैंने क्या किया, Na सॉलिड को सबसे पहले Na गैसियस, उसको गैसियस सिस्टम बनाने का मैंने जिम्मा लिया। तो उसको बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, भाई सिस्टम को सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ी। ये जो S है ये हमारी क्या है, सब्लिमेशन एनर्जी है, सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ी। अब मेरे पास ये इतना काम कंप्लीट हो गया। अब इस गैसियस सिस्टम से मुझे क्या बनाना था, कैटायन बनाना था। अब कैटायन बनाने के लिए मुझे क्या देना होता था, आयनाइजेशन एनर्जी देना होता था इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब आयनाइजेशन एनर्जी मैंने प्रोवाइड करा दी और मुझे क्या मिल गया है, इसका Na पॉजिटिव कैटायन जो मेरा है वो मेरे पास तैयार हो गया। अब आधा काम तो हमारा हो गया, आधा काम क्या था कि भाई हमें अब एनायन बनाना है। एनायन कैसे बनाऊंगा, अब हमें सबको पता है कि ये इस तरह से लेना। अब इसको मैं अगर डिसोसिएशन एनर्जी प्रोवाइड कराऊंगा, पहले तो Cl2 हमारे पास Cl2 है, तो उसको तो पहले हमें सिंगल एटम में मोनोएटॉमिक बनाना पड़ेगा। उसको वो बनाने के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी। अब मुझे क्या करना, मुझे एक चाहिए तो इसको मैं D/2 कर दूंगा, दो है मेरे पास तो एक चाहिए तो इसको D/2 कर दूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, फर्स्ट स्टेप में Cl गैसेस मिल गया इसका मुझे सिस्टम। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा ये अपनी एनर्जी छोड़ेगा, इसलिए माइनस लिख दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ गई। तो क्या बना लेगा, ये मेरा एक एनायन बना लेगा। अब मुझे इन दोनों को पास लेके आना है, Na कैटायन हो गया, एनायन हो गया। अब इन दोनों को पास जब मैं लेके आऊंगा तो वो एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको मैं क्या बोलूंगा, लैटिस एनर्जी बोलूंगा, और NaCl मुझे यहां से मिल जाएगा। अब मैं इन सबको एक साथ जो टोटल एनर्जी है इसके अंदर इसको कन्वर्ट करके देखूं, अगर लिख के इसकी एक इक्वेशन बना के लिख के देखूं, तो मुझे क्या होगा, भाई टोटल हीट ऑफ जो फॉर्मेशन होगा या फॉर्मेशन जो चेंज होगा वो क्या होगा। सबसे पहले मैंने क्या दी थी, सब्लिमेशन एनर्जी दी थी, तो ये पॉजिटिव होगी क्योंकि ये प्रोवाइड कराई थी हमने। फिर मैंने आयनाइजेशन एनर्जी दी थी, ये हो गई मेरी, ये भी पॉजिटिव होगी क्योंकि ये भी मैंने प्रोवाइड कराई थी। फिर मेरे पास क्या आया, डिसोसिएशन एनर्जी, ये भी पॉजिटिव क्योंकि ये भी मैंने प्रोवाइड कराई थी। अब ये रिलीज हुई थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसलिए इसको माइनस लिख दिया। ये लैटिस एनर्जी भी रिलीज हुई थी, इसलिए इसको भी मैंने माइनस लिख दिया, ठीक है। तो ये टोटल मेरी क्या हो जाएगी, पूरी इक्वेशन हो जाएगी मेरी। तो इससे जो भी मुझे चाहिए वो मैं कर सकता हूं भाई, कंप्लीट
क्या हो जाएगी मेरी, लैटिस एनर्जी निकाल सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकाल सकता हूँ, जो भी मुझे निकालना होगा वो मैं इससे इजीली निकाल सकता हूँ। दूसरा अगर मैं बात करूं एमजीओ की, अब आप कहो कि भाई एनएसीएल तो सर इजी था, एमजीओ की अगर हम बात करें तो एमजीओ में क्या होगा, वही बात एमजीओ में होगी, वही सारा का सारा तामझाम। भाई एमजी सॉलिड था मेरे पास, हाफ O2 गैस थी, मुझे एमजीओ मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया, टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे था। बातें वही रहेंगी, सॉलिड से मुझे पहले गैस में गैसेस सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे चाहिए सब्लिमेशन एनर्जी। गैसियस में कन्वर्ट होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, दूसरा अगर मुझे निकालना होगा तब मैं क्या करूंगा, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड हो जाएगी मेरी। भाई एक बन गया, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे Mg2+ बनाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्सीजन को, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा मुझे, कैटायन के पास भी तो 2 इलेक्ट्रॉन जब वो लूज करेगा तभी तो ये 2 अटेन कर पाएगा, 2 की जगह होनी चाहिए ना, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ पे निकालने पड़े। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो आयनाइजेशन एनर्जी 1, दूसरा निकाला तो आयनाइजेशन एनर्जी 2। ठीक है, ऐसे ही फिर अब ये फिर डाइएटॉमिक है, इसको मोनोएटॉमिक बनाने के लिए डिसोसिएशन एनर्जी, ये क्या हो गया, गैस पहले से ही था तो गैसियस सिस्टम था ही, तो गैसियस बन गया, अब इसको मैंने बनाना है एनायन। अब एनायन बनाने के लिए पहला इलेक्ट्रॉन जब इसने लूज किया होगा तो इसने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 लूज की होगी, दूसरा जब इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तो आप क्या सोच रहे होंगे कि ये दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करते वक्त भी, निकालते वक्त भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ये जो हमारी है एनर्जी रिलीज करेगा नहीं, कभी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड जो होगी वो कभी भी मेरी नेगेटिव नहीं होगी, वो हमेशा पॉजिटिव होगी। अब कैसे समझते हैं इस बात को, देखिए मेरे पास कोई सिस्टम था, ये मेरे पास कोई सिस्टम है, इसके अंदर मेरे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मेरे प्रोटॉन है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, मान लिया ये मेरे पास कोई भी सिस्टम है। अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसके अंदर से, अब मेरे पास मान लिया 5 इलेक्ट्रॉन थे, अब मेरे पास 4 बच गए, ये प्रोटॉन वैसे के वैसे। अब देखो ये 5 पॉजिटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन होते उतने ही प्रोटॉन है, ये 5 पॉजिटिव चार्ज इस 5 नेगेटिव चार्ज को इक्वलाइज कर रहा था, यहाँ पे एक मैंने निकाल चुका, एक निकाल चुका, इसको एनर्जी देके लालच देके, ये अब जो 5 प्रोटॉन है उसके चार्ज का, उसको बैलेंस करने का, इक्वलाइज करने का जिम्मा किन पे आ गया, इन 4 इलेक्ट्रॉन पे। अब मैं दोबारा आऊंगा, दोबारा कहूं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दे यार, तो ये क्या कहेगा, नहीं अब मैं फ्री में इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे मेरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब बैलेंस बिगड़ जाता है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ इसको लालच देना पड़ेगा, तो मैं क्या लालच दूंगा, एनर्जी का लालच दूंगा। अब ये लालच अगर मैंने दिया तो ये किस वे में दूंगा, तो ये पॉजिटिव होगा, मतलब प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव होगा ये मेरा। तो इसलिए हमारी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो सेकंड है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव लिखना है। हमारे पास क्या हो गया, हमारा कैटायन मिल गया, एनायन मिल गया, तो इनको पास पास लेके आएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, लैटिस एनर्जी, वो क्या हो जाएगी मेरी, MgO हो जाएगा, बन जाएगा मेरा। ठीक है, तो इस तरह से हम लैटिस एनर्जी निकाल सकते हैं। अब इन सबको क्या करते हैं, एडअप कर लेते हैं। जो सबसे पहले सब्लिमेशन एनर्जी हो गई ऐड, फिर आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट हो गई, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड ये हो गई, डिसोसिएशन ये रही, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये माइनस आ गया क्योंकि ये रिलीज हुई, लेकिन सेकंड प्लस आएगी क्योंकि ये हमें प्रोवाइड करानी पड़ी अगला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। लैटिस एनर्जी फिर से रिलीज हुई तो नेगेटिव हो गई। तो इस तरह से हमारा बोर्न-हेबर साइकिल काम आता है, किसके, हमारी लैटिस एनर्जी निकालने के। ठीक है, अब बात करते हैं, भाई लैटिस एनर्जी ठीक है निकाल ली, लेकिन आप पूछोगे सर ऐसा भी तो होगा कि भाई बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे मन में कि भाई चार्ज कैसे, अगर किसी पे कोई चार्ज अलग अलग हो तब कैसे होगा, किसी पे
जो हमारा साइज है जो आयंस का वो अलग हो, तब कैसे हो पाएगी ये चीजें। तो उसका भी हमारे पास जवाब है, वो देखते हैं कैसे होता है। अब हमें पता है जैसे जैसे हमारा सिस्टम बनता है, कैटायन आयनायन, जैसे ही मेरा सिस्टम बना, तो सिस्टम कैसे बनता है भाई, ये इसको खींच रहा होगा एम वाला, एक्स नेगेटिव को खींच रहा होगा, एक्स नेगेटिव जो है पॉजिटिव को खींच रहा होगा, तो इनके बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसकी वैल्यू लगभग लगभग क्या होती है हमारी, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होती है। तो इसका बहुत सा डिफरेंस पड़ता है। अब मैं कहूं कि भाई, अब पहला फैक्टर देख लेते हैं कि भाई आयंस पे चार्ज अगर अलग अलग हो, चार्ज अगर सेम ना हो, चार्ज मतलब अगर कंपेयर करें दो को, जैसे NaF ले लो, MgF2 ले लो, अब इनमें चार्ज क्या है, इस पे 2+ का चार्ज है, इस पे 1+ का चार्ज है, तो ये जब चार्ज हमारा होता है तब क्या डिफरेंस रहता है इस पे। तो भाई देखो, अब एक इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है, ठीक है, मान लिया एक एक चार्ज है इन पे। अब एक एक तरफ एक तो एक तरफ दोनों एक दूसरे को खींच रहे हो, एक आदमी खींच रहा हो इधर से, एक उधर से खींच रहा हो, एक दो आदमी इधर से खींच रहे हो, दो उधर से खींच रहे हो, पास पास आने की पूरी उनके अंदर ताकत लगा दी हो दोनों ने, तो दो आदमी जो होंगे उनका बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा। अब दो आदमी से क्या मतलब है मेरे यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन से, दो चार्ज से है। अब मान लिया अगर मैं एग्जांपल लूं, भाई NaF के अंदर क्या है भाई, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो एक दूसरे को खींच रहे होंगे। यहाँ पे क्या है, एक दो पॉजिटिव चार्ज है, दो ही नेगेटिव चार्ज है, तो ये और ज्यादा तेजी से एक दूसरे के साथ आ रहे होंगे, और ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहे होंगे। ये 3+ 3- ये और ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहे होंगे। ऐसे ही Na2O और Al2O3, ऐसे ही Li2 Li3n। तो सीधे सीधे तौर पर हम कह सकते हैं जितना ज्यादा मेरा चार्ज होगा आयंस पे, उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा मेरे क्या हो जाएगा, लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अब दूसरा फैक्टर हो सकता है, अब आपको सर साइज पे भी तो डिपेंड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है भाई। अब मान लिया कोई दो बड़ी बड़ी चीजें हैं, ठीक है, बड़े बड़े हमारे पास क्या हो गए, अब पिछली स्लाइड में ही देखें तो मान लिया इसका भी साइज बड़ा है, इसका भी साइज बड़ा है, तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी भाई, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब कुछ दूरी पे जाके अट्रैक्शन कम होने लगता है, तो जितना बड़ा मेरा जो साइज होगा आयंस का, उतना ही फोर्स मेरा वीकर होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा मेरा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया तो मेरी लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब जैसे एग्जांपल देखें तो ये क्या है, मान लिया ये एग्जांपल LIF का हुआ, NaF का हुआ, KF का हुआ, RBF का हुआ, जितना ज्यादा साइज, अब इसमें क्या है, इसका साइज सबसे बड़ा है आरबी का, फिर के का, फिर Na का, फिर Li का, जिसका सबसे छोटा चार्ज उसका सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स ऑफ, जब सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा, ऐसा ही इसके अंदर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन देता हूं आपको, ये कर लीजिएगा, वीडियो को रोक के कर लीजिएगा, तो बाकी मैं सोल्व करवा ही दूंगा। अब बताना है NaCl और MgO है, दो है हमारे पास कंपाउंड, इनमें हायर एनर्जी किसकी होगी। वीडियो को पॉज करके इसको करने की कोशिश कीजिए, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा वीडियो पॉज करके, तो ये मैं बता देता हूं, ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे NaCl की जो लैटिस एनर्जी है वो MgO से ज्यादा होगी, कुछ कह रहे होंगे NaCl की जो लैटिस एनर्जी है वो MgO से कम होगी। क्यों भाई, कुछ कह रहे होगे सर साइज का फैक्टर, अगर साइज के फैक्टर से हिसाब से देखें तो ये मेरा बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका साइज भी बड़ा, इसका साइज भी बड़ा, इनका मतलब साइज डिफरेंस ज्यादा है, मतलब कम होगा, इसका साइज डिफरेंस अलग है, तो साइज डिफरेंस के हिसाब से देखें तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन अगर चार्ज के हिसाब से देखें, 1+ इस पे चार्ज है, 1- इस पे, 2+ इसके 2-, तो ये तो टाई हो गया भाई, साइज के हिसाब से तो ये हो रहा है, और
हमारा जो चार्ज के हिसाब से ये हो रहा है। तो इस बात को हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए भाई कि बिटवीन चार्ज एंड साइज हमें देखना हो कि कौन सा फैक्टर काम करेगा, तो चार्ज इज ऑलवेज डोमिनेटिंग फैक्टर। चार्ज हमेशा डोमिनेटिंग फैक्टर होगा। तो ये जो होगा मेरा आंसर सही होगा, ये आंसर गलत माना जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।